एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं हमारे से प्यारे से सीरीज में, जो कि लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चंस के थ्रू। और अभी इस सीरीज में हम ग्रेड 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमने बहुत सारे लॉज सीखे एंड उन लॉज को यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने इवन रिजॉल्व भी करा है। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड बचे हुए टाइम में हम चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, बोले तो मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इन दोनों चैप्टर्स की एक समरी लेंगे एंड उन समरीज को यूज करते हुए हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, जिससे कि आगे जाके जब हम चैप्टर 10 करें, बोले तो ग्रेविटेशन करें, वर्क एंड एनर्जी करें, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रहे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे इस सीरीज को, और इस सीरीज में लास्ट बचे हुए इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो is, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart। कह रहा है कि अगर हमेशा एक्शन रिएक्शन के बराबर रहता है तो फिर बताओ कि हॉर्स कार्ट को किस तरीके से पुल करता है। और इसके लिए थोड़ा सा प्लीज, डायग्राम मुझे पता है मैं बहुत बुरा बनाता हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप चीजों को इमेजिन करना। मान लेते हैं कि एक कार्ट है और ये कार्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स सर कोई घोड़ा होगा, उस घोड़े के साथ ही जुड़ा होगा। प्लीज इसको घोड़ा समझो। आई होप आपको ये घोड़ा ही लगे, डायनासोर ना लगे। तो ये मान लेते हैं कि ये घोड़ा है जो कि कार्ट को बांधा हुआ है इसने। अब घोड़ा चलता है कैसे? इवन हमने अपने वॉकिंग का जो तरीका होता है या फिर जो भी वॉक करते वक्त हम जो फिनोमेना देखते हैं, उस चीज को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि हम वॉक कैसे कर पाते हैं। सिमिलर तरीके से इवन ये जो हॉर्स है ये भी मूव करता है। तो ये क्या करता है, ये हॉर्स जमीन पे, बोले तो अर्थ पे फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और इसी फोर्स की वजह से, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, क्योंकि घोड़े ने अपने पांव की मदद से एक फोर्स लगाया अर्थ पे, तो बदले में अर्थ क्या करेगी कि इस घोड़े के ऊपर फोर्स लगाएगी आगे की तरफ। ऐसा ही होगा। अब क्योंकि घोड़े ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया था, तो बदले में रिएक्शन मिला इसको आगे की तरफ, किसकी मदद से, तो अर्थ की मदद से या फिर अर्थ के द्वारा, जिसकी वजह से हुआ क्या कि घोड़ा जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये जो कार्ट है, ये कार्ट खुद भी हॉर्स के साथ जुड़ा हुआ है, एंड अगर हॉर्स आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसके साथ साथ ये कार्ट भी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ आमतौर पे जो बच्चों को क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि सर हॉर्स तो आगे बढ़ रहा है, तो क्या ये अर्थ भी पीछे की तरफ जाएगी? क्योंकि अर्थ के ऊपर भी तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अर्थ को पीछे जाना चाहिए, लेकिन ये जो फोर्स लगाया है घोड़े ने, ये फोर्स काफी कम है फॉर ब्रेकिंग द इनर्शियल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। हमें पता है मास ऑफ अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इनर्शिया ऑफ अर्थ क्या होगा सर, इसकी वजह से अर्थ की इनर्शिया जो होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। सर आप ये शब्द बोल तो रहे हो बहुत ज्यादा है, लेकिन किसके कंपेरेटिव? हॉर्स के मुकाबले। तो हॉर्स के मुकाबले अगर हम देखें तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अर्थ की इनर्शिया भी ज्यादा है। तो ये जो फोर्स एफ लगाया गया है हॉर्स के द्वारा, ये कम है इनर्शिया ऑफ अर्थ के। इसका मतलब ये कि अर्थ का इनर्शिया इससे ब्रेक डाउन नहीं होगा,
एंड अगर अर्थ का इनर्शिया ब्रेकडाउन नहीं होगा तो फिर अर्थ मोशन शो नहीं करेगी। बट ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा हॉर्स को, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि एक्सपीरियंस होगा हॉर्स को, ये इनफ है हॉर्स के मूवमेंट के लिए। क्यों सर? क्योंकि मास ऑफ हॉर्स कम है, एंड क्योंकि हॉर्स का मास कम है तो इसलिए इसका इनर्शिया भी क्या बनेगा, बहुत कम बनेगा। और यही कारण है कि ये जो फोर्स है ये सफिशिएंट है हमारे हॉर्स के मूवमेंट के लिए। यानी अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हॉर्स किस तरीके से कार्ट को पुल करता है। तो हॉर्स कुछ नहीं करता सर, हॉर्स एक फोर्स लगाता है अर्थ के ऊपर जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से अर्थ इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन देती है, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन देती है। और इस इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन की वजह से ये हॉर्स जो है ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो अभी शायद आपको समझ में आ रहा हो कि हॉर्स किस तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन सर हमसे तो पूछा है कि कार्ट को कैसे वो खींच रहा है। अगर हॉर्स आगे बढ़ रहा है एंड हॉर्स के साथ कार्ट बंधा हुआ है तो ऑफ कोर्स कार्ट भी उसके पीछे पीछे खिंचता हुआ चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त हमने बहुत प्यारी सी बात जाना या फिर सीखा कि हॉर्स किस तरीके से मूव करता है। सेम तरीका आप अपने वॉकिंग पे भी इमेजिन कर सकते हो। हम भी इसी तरीके से वॉक कर पाते हैं। हम भी अपने स्टेप्स से हम भी अर्थ को पुश करते हैं पीछे की तरफ। इस पुश की वजह से अर्थ हमें आगे की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारे वॉक में या हॉर्स के वॉक में या किसी के भी वॉक में यही चीज अप्लाई होती है, यही इफेक्ट देखने को मिलता है। इन सारे केसेस में जो चीज मूव नहीं करेगी वो है अर्थ, क्योंकि जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो अर्थ के इनर्शिया से काफी कम है, काफी ज्यादा ही कम है, बहुत ज्यादा कम है। और यही कारण है कि अर्थ के लिए सफिशिएंट फोर्स नहीं है अर्थ के मूवमेंट के लिए, तो अर्थ मोशन नहीं करेगी, अर्थ अपनी जगह पे रुकी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स which ejects large amounts of water at a high velocity। कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो फायरमैन होता है जिसने की पकड़ा हुआ है एक हॉर्स को, एक पाइप को, जिसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है विद हाई वेलोसिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि जो मास ऑफ वाटर इजेक्टेड है, मार्क कर लेते हैं एक बारी, ये जो मास ऑफ वाटर इजेक्टेड है, ये जो बाहर निकला हुआ पानी है इसका मास काफी ज्यादा है। कैसे पता सर कि इसका मास बहुत ज्यादा है? क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो बहुत सारा पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है और उसके साथ साथ इसकी वेलोसिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा है, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर इजेक्टेड जो है ये भी बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि मास ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये कि इतनी हाई वेलोसिटी से इतने मास को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाया गया होगा। सर इतना सारा पानी के ऊपर फोर्स लगाया किसने? तो ऑफ कोर्स पीछे में जो पंप चल रहा है उस पंप ने हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वाटर को बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इजेक्ट हुआ। अब क्योंकि ये पानी बाहर की तरफ निकला है तो इसने जरूर पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया होगा, और ये जो रिएक्शन रही होगी ये बराबर रही होगी। जितना फोर्स वाटर के ऊपर लगा होगा उतना ही फोर्स पीछे वाले पार्टिकल्स पे लगाया होगा। अब क्योंकि पीछे में जो पार्टिकल्स हैं वो हॉर्स के अंदर ही है, पाइप के अंदर ही है, ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स लगा है वो पाइप के ऊपर लगा है। इसका मतलब ये कि ये जो रिएक्शन मिल रहा है ये रिएक्शन मिल रहा है पाइप के ऊपर। रिएक्शन किसके ऊपर है? तो रिएक्शन लग रहा है पाइप के ऊपर। एंड ये फोर्स किसके ऊपर लगा था?
तो सर ये फोर्स लगा था वाटर के ऊपर, और क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें बराबर रहेंगी, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आपने पानी के ऊपर एक्शन किया तो बदले में पानी आपके ऊपर रिएक्शन करेगी, और ये दोनों के दोनों रिएक्शंस, एक्शन एंड रिएक्शंस क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो वाटर के ऊपर आपने एक्शन किया है, तो रिजल्ट में वाटर ने आपके ऊपर रिएक्शन दिया है, एंड ये दोनों के दोनों एक्शन एंड रिएक्शन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपने हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो बदले में वाटर ने भी आपके ऊपर हाई अमाउंट ऑफ रिएक्शन दिया, जिसकी वजह से जो फायरमैन होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस पाइप को पकड़ना। तो बहुत मुश्किल से आपने देखा होगा कि पानी बहुत तेजी से निकल रहा है एंड पीछे में 5-6 फायरमैन पकड़ के बैठे हुए हैं, पकड़ के खड़े हैं, क्योंकि एक फायरमैन उसको हैंडल नहीं कर सकता है। इतना ज्यादा फोर्स हमने वाटर को दिया था, जिसके बदले वाटर ने उतना ही फोर्स हमें रिएक्शन में दिया है। तो जो हैवी अमाउंट ऑफ वाटर है, और कह लो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको हमने जब हाई वेलोसिटी से भेजा तो उसके लिए फोर्स हमने हाई लगाया, तो बदले में उस वाटर ने हमें रिएक्शन भी हाई दिया, और यही कारण है कि इस पाइप को पकड़ पाना हमारे लिए आसान नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. ये जो राइफल है इसका रिकॉइल वेलोसिटी, ओके, समझते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई इस तरीके का गन है, एंड इस गन से एक बुलेट को फायर किया। यहां आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहां सिस्टम है, एंड इस सिस्टम में दो चीजें, एक तो है गन एंड दूसरा बुलेट। तो गन एंड बुलेट का एक कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रहा है। एंड हुआ क्या है कि पहले कहानी क्या थी, शुरू में कहानी क्या थी? तो सर शुरू में कहानी ये थी कि जो गन था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एंड जो बुलेट थी उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यू जी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, यू बी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। प्लीज आप जब कभी भी ये चीजें मेंशन करोगे तो आप पूरी बात लिख कर बताओगे, मैं आपको सिर्फ बोल कर समझा रहा हूँ, बट आप कभी भी एग्जाम्स में अपियर करो या फिर कहीं भी तो आप वो चीजें मेंशन करो कि हमने यूजी किस चीज को माना हुआ है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन को यूजी माना हुआ है, यूबी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो शुरू में तो यही था, और क्योंकि इन दोनों चीजों के पास मास है, मान लेते हैं कि हमारे गन के पास, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है, गन का जो मास था वो था 4 kg, और जो बुलेट है उसका मास जो है वो है 50 ग्राम, एंड 50 ग्राम का मतलब हो गया 0.05 kg। प्लीज इन कन्वर्जन को आप कर लेना, 1000 से डिवाइड किया मैंने और कुछ नहीं, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इनिशियली अगर आप देखो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो इसमें इनिशियल मोमेंटम गन का भी होगा एंड इनिशियल मोमेंटम बुलेट का भी होगा। पीजी मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस में इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, इसको मैं पी आई जी लिख देता हूँ एंड इसको मैं पी आई बी लिख देता हूँ। पी आई जी एंड पी आई बी, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था सर? तो गन का इनिशियल मोमेंटम तो हो जाएगा मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। 4 kg मल्टीप्लाइड बाय 0 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.05 kg मल्टीप्लाइड बाय 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली वेलोसिटी नहीं थे कुछ भी, और यही कारण है कि इनिशियली फायरिंग से पहले
जो टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया वो हो गया जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, एंड जीरो प्लस जीरो जीरो। तो फायरिंग से पहले अगर आप देखोगे तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था सर? जीरो था। पूरे सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो। इसका मतलब ये कि फायरिंग के बाद भी जो टोटल इनिशियल मोमेंटम रहना चाहिए वो जीरो ही रहना चाहिए। ये कैसे पता सर? ये हमको पता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टोटल मोमेंटम पहले एंड टोटल मोमेंटम बाद में हमेशा बराबर ही रहेगा। तो अगर पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो ही रहना चाहिए। लेकिन फायरिंग के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके बुलेट को कुछ वेलोसिटी मिल गई है, वो है 35 मीटर पर सेकंड। अगर बुलेट को कुछ वेलोसिटी मिल गई है और क्योंकि बुलेट के पास मास भी है, यानी फायरिंग के बाद बुलेट को कुछ मोमेंटम मिल गई, लेकिन टोटल कितना होना चाहिए सर? टोटल तो जीरो होना चाहिए। बुलेट को अगर पॉजिटिव मोमेंटम मिला है तो बदले में गन को उतना ही नेगेटिव मोमेंटम गेन करना पड़ेगा। सर नेगेटिव मोमेंटम कैसे? बाई रिकॉइलिंग। रिकॉइलिंग मतलब पीछे की तरफ मूव करके। जो पीछे आपने बहुत बार देखा होगा कि गन जैसे ही फायर करते हैं तो पीछे की तरफ झटका मारता है जो गन, उसको हम कहते हैं रिकॉइलिंग। यानी सेम मोमेंटम अक्वायर करना पड़ेगा हमारे गन को भी, बट नेगेटिव मोमेंटम, ताकि दोनों को ऐड करें हम तो दोबारा क्या हो जाए? दोबारा जीरो ही हो जाए। तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही रहना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि फाइनल मोमेंटम हमारे बुलेट का क्या हो गया। तो पी एफ बी मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो ये होगा 0.05 kg मल्टीप्लाइड बाई 35 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलेगी देखने को 1.75 kg मीटर पर सेकेंड। 1.75 kg मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि सर जरूर हमारे गन ने भी इतना ही मोमेंटम एक्वायर करा होगा, बट वो नेगेटिव मोमेंटम होगा। सर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, राइफल या फिर गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है हमको। देखा ठीक है, कैसे निकालें? एक लॉजिक मैंने बता दिया कि इतना ही आपका मोमेंटम रहेगा राइफल का भी और गन का भी, और उससे आप रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ऐसे नहीं तो फिर आप चाहो तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि क्या कहता है सर? ये कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो अगर ये जीरो है तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हमें गन की फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, या फिर कह लो रिकॉइलिंग वेलोसिटी बिल्कुल नहीं पता है। तो 4 kg मल्टीप्लाइड बाय Vg प्लस 0.05 kg मल्टीप्लाइड बाय 35 मीटर पर सेकेंड। सर ये 35 मीटर पर सेकेंड क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है। तो 4Vg प्लस, इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू आई थी 1.75 kg मीटर पर सेकेंड। इधर तो जीरो ही है ना, तो अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊं तो -1.75 kg मीटर पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू 4Vb। अच्छा अभी ध्यान दो, 4Vb और कुछ नहीं है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन है। तो देखो फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन उतना ही हो गया कि नहीं हो गया जितना कि बुलेट ने अक्वायर करा है। बट बुलेट ने पॉजिटिव मोमेंटम अक्वायर करा है, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए
गन को नेगेटिव मोमेंटम अक्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी हो गया माइनस का 1.75 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 kg। मास है ना ये, तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मास से डिवाइड कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे हम तो फिर हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन, वेरी सॉरी, वीजी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन मिल जाए। तो वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। शायद अभी आपको समझ में आ गया। कहानी ये थी कि फायरिंग से पहले टोटल मोमेंटम जीरो था, तो फायरिंग के बाद भी टोटल मोमेंटम जीरो ही बनना चाहिए था। तो हमने कैलकुलेट करा पहले बुलेट का, तो बुलेट का मोमेंटम हमें देखने को मिला 1.75, वो भी पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, अगर बुलेट ने पॉजिटिव मोमेंटम गेन किया तो उतना ही मोमेंटम हमारे गन को माइनस करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, उतना ही, ताकि गेन प्लस लॉस जीरो हो जाए। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको कि जो आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है गन का, वो नेगेटिव में 1.75 है। नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब ये कि उसने लॉस किया है दिस मच अमाउंट ऑफ मोमेंटम, और उसी से हमने वेलोसिटी निकाला जो कि नेगेटिव ही आएगी। तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन की पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो गन की वेलोसिटी आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगी, जो कि बता रहा है रिकॉइलिंग। रिकॉइलिंग का मतलब पीछे की तरफ मूव करना। तो नेगेटिव वेलोसिटी बोले तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction, यानी लाइन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। बहुत बढ़िया। with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively, they collide, and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. तो कह रहा है कि भाई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम का, दूसरा ऑब्जेक्ट है 200 ग्राम का। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से? तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एंड सेकंड ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। आप देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है, यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मूव कर रहे हैं, एक की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड एंड दूसरे की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। इसका मास है 200 केजी जबकि इसका मास है 100 केजी। सर क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे? ऑफ कोर्स टकराएंगे। क्यों टकराएंगे? क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें जो पीछे आ रही ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, जो कि कम है, सॉरी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या करेगी, ये आगे वाले ऑब्जेक्ट को हिट करेगी। यही तो है हमारी सेकंड बॉडी, क्योंकि इसका मास बाद में लिखा हुआ है, तो ये सेकंड बॉडी होगी हमारे लिए। एंड फर्स्ट बॉडी का मास 100 ग्राम है, जो कि 100 केजी नहीं 100 ग्राम है, जो कि हमारी फर्स्ट बॉडी होगी। तो आई होप अभी आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हुआ क्या है सर, सेकंड केस में इन दोनों का हुआ है कोलिजन। तो ये दोनों के दोनों बॉडीज जो हैं ये टकराई हैं, एंड टकराने के बाद क्या हुआ है, टकराने के बाद ये दोनों बॉडीज मूव करना शुरू कर देती है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है विद वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकंड। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये मूव करने लग जाता है विद वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछ रहा है जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा इसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, यानी v2। v2 मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, u2 मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, एंड u1 का मतलब है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। तीन सिनेरियो दिखाई दे रहे होंगे। ये है बिफोर कोलिजन का सिनेरियो,
ये है ड्यूरिंग कोलिजन का सिनेरियो एंड आगे ये है आपका आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो। तो कोलिजन के बाद ये कहानी है। कैलकुलेट करो सर, कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ एक ही लॉ को फॉलो करेंगे, वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम यहाँ कंजर्व्ड रहेगा, हमें पता है जब भी एक सिस्टम कोलाइड होता है तो कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम रहता है कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहना चाहिए या फिर होता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मास ऑफ फर्स्ट बॉडी जो कि है 100 ग्राम, इसको मैं 0.1 केजी लिख सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें इसकी तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी जो हो गया वो हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0.2 केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो इनिशियल मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का। m2 200 ग्राम, जिसको आप 0.2 केजी भी लिख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी इसकी तो वो थी 1 मीटर पर सेकेंड। तो फिर जो इनिशियल मोमेंटम हो गया सेकेंड बॉडी का वो हो गया 0.2 केजी मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि हो गया 0.2 केजी मीटर पर सेकेंड। एक आनी है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया 0.2 केजी मीटर पर सेकेंड प्लस 0.2 केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि हो गया 0.4 केजी मीटर पर सेकेंड। तो टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो था ये 0.4 केजी मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन तो मास तो सेम रहेगा, क्या चीज चेंज हो गया? फर्स्ट की वेलोसिटी, एंड वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो सर फाइनल मोमेंटम फर्स्ट का कितना? तो मास ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। तो मास है आपका 0.1 केजी मल्टीप्लाइड बाय 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट कितना हो गया? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 0.167 केजी मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। क्या हमें सेकंड का फाइनल मोमेंटम पता है? नहीं सर। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें सेकंड की फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, यही तो कैलकुलेट करना है। हम इसको v मान लेते हैं। तो फाइनल मोमेंटम सेकंड का कितना हो गया? तो सर 0.2 केजी मल्टीप्लाइड बाय v मीटर पर सेकेंड, जो कि 0.2 केजी वेरी सॉरी 0.2 v केजी मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। नहीं नहीं सर, कहता है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो बराबर होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था 0.4 केजी मीटर पर सेकेंड, जो कि बराबर हो गया 0.2 v केजी मीटर पर सेकेंड माइनस प्लस 0.167 केजी मीटर पर सेकेंड के। तो इसको दूसरी तरफ लेके आते हैं, ये होगा 0.4 माइनस में 0.167, जो कि 0.2 v के बराबर हो जाएगा। और यहां से हम v निकाल सकते हैं
0.4 माइनस 0.167, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देने का, सॉरी 0.2 से डिवाइड कर देने का, तो हमें v मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको नोट करना चाहिए कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों के दोनों टकराए, इसलिए सेम डायरेक्शन में चल रहे थे बट स्टिल टकराए, क्योंकि एक की वेलोसिटी ज्यादा थी, एक की वेलोसिटी कम, वो भी पीछे वाले की ज्यादा थी, इसलिए टकराए। अगर सर पीछे वाले की ज्यादा नहीं होती, आगे वाले की ज्यादा होती तो कभी नहीं टकराते। एंड टकराने की वजह से ही क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं हुआ कि पीछे की तरफ। आप इसको सॉल्व करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 0.4 बड़ा है, 0.167 छोटा होता है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। एंड पॉजिटिव वैल्यू को 0.2 से डिवाइड करोगे तो भी v पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब ये कि इस डायरेक्शन को हमने बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माना था, तो दोनों बॉडीज इसी डायरेक्शन में मूव भी करेंगे। बट हुआ क्या, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। अब आप देख सकते हो कि पहले वाले बॉडी का मोमेंटम पहले था 0.2, बट अब हो चुका है 0.167। देख रहे हो, मोमेंटम में चेंज आया है। पहले इसका मोमेंटम ज्यादा था बट अब कम हो गया, और क्योंकि कम हुआ है तो जितना भी कम हुआ लगभग ये 0.033 बनेगा, क्योंकि इतना कम हुआ तो इतना ही इसने ट्रांसफर कर दिया होगा सेकंड बॉडी। अब सेकंड बॉडी में ट्रांसफर किया हुआ तो इसका मतलब ये कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी बाय दिस मच अमाउंट। तो आप कुछ वैल्यू देखो, अगर कैलकुलेट करोगे v, बोले तो v2 सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पहले जो भी वेलोसिटी थी जो कि 1 मीटर पर सेकंड थी उससे कहीं ज्यादा ही देखने को मिलेगी। तो कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए। ओके, एंड ये क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। एंड फाइनली जब आप v को कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 0.4 माइनस 0.167 डिवाइडेड बाई 0.2। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। और अब हम लोग रिकैप ले सकते हैं, क्योंकि ऑल द वे इस चैप्टर के हमने सारे के सारी चीजें जो है वो पढ़ ली हैं। एंड अब हम देखेंगे कि हमने मोशन में क्या पढ़ा, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा, एंड एक बारी सबको समराइज कर लेते हैं। तो मोशन में हमने सबसे पहले 5 पैरामीटर्स को देखा। हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर हमने इन दोनों को कंपेयर भी करा था, फिर हमने देखा स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड वेलोसिटी एक जैसे टर्म्स है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसे टर्म्स है। डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, लेकिन डिस्टेंस है आपके जो एक्चुअल पाथ है उस पाथ की लेंथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ। जो दो पॉइंट्स होंगे, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनके बीच जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी लेंथ होगी डिस्प्लेसमेंट। स्पीड आपका डिस्टेंस है, वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट है। सर दोबारा, स्पीड आपकी डिस्टेंस है। हाँ, नहीं नहीं, आप तो कुछ और बता रहे थे। नहीं, यही बता रहा था मैंने बोला था कि डिस्टेंस, स्पीड और कुछ नहीं, डिस्टेंस ही है, बट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है वो है हमारा स्पीड। और फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, जो कि और कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही है, बट इन यूनिट टाइम। और यही कारण है कि स्पीड हमें देखने को मिलता है कभी भी, अगर आप डिस्टेंस को सॉरी स्पीड को देखते हो तो आपको वैल्यूज मिलती हैं एग्जांपल के तौर पे 2 मीटर पर सेकंड, यानी है तो डिस्टेंस ही, लेकिन पर सेकंड कितना डिस्टेंस है। इसी तरीके से वेलोसिटी आपको देखने को मिलती है 5 मीटर पर सेकंड, तो है तो डिस्प्लेसमेंट ही, बट पर सेकंड कितनी है। और इस तरीके से हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एवरेज वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, और फिर हमने मोशन के सॉरी मोशन के पांचवें पैरामीटर के बारे में पढ़ा हमने, जो कि था हमारा एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन और कुछ नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी होती है
एक्सेलरेशन और कुछ नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी होती है पर बट यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन और कुछ नहीं है। किसी भी चीज को समझना हो तो पहले उसके इनिशियल स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो बस। चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है बट इन यूनिट टाइम। तो पर सेकेंड कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो है आपका एक्सेलरेशन। फिर हमने जाना है कि एक्सेलरेशन दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन से हमेशा वेलोसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन से हमेशा वेलोसिटी कम होगी। हमने इसी चीज को जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में लेकर आए थे तो हमने जाना था कि एक्सेलरेशन के पीछे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फोर्स। जब भी फोर्स लगता है तो बॉडीज की वेलोसिटी चेंज होती है, बॉडीज का मोमेंटम चेंज होता है एंड मोमेंटम चेंज होने के लिए वेलोसिटी चेंज होना पड़ेगा एंड वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो जब कभी भी आपको फोर्स देखने को मिलेगा आपको हमेशा एक्सेलरेशन देखने को हमेशा ही मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि जो फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कहीं फोर्स लग रहा हो लेकिन उसका नेट इम्पैक्ट जीरो हो तो फिर आपको एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो नेट फोर्स अगर जीरो नहीं हुआ तो फिर बॉडी एक्सेलरेट करेगी एंड अगर सर नेट फोर्स जीरो हुआ तो, और ऐसे ही फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्सेस कहते थे। सर अगर नेट फोर्स जीरो हुआ तो, अगर नेट फोर्स जीरो हुआ, अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर वो बैलेंस्ड फोर्स हो गया एंड बैलेंस फोर्स कभी भी एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो ये बैलेंस फोर्स हो गया एंड बैलेंस फोर्सेस कभी भी एक्सेलरेशन नहीं करते। एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बस हमें, तो अभी तक हमने मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को जोड़ते हुए ये कुछ बातें पढ़ी। इसके साथ साथ हमने मोशन के टाइप्स भी देखे कि भाई मोशन कितने टाइप्स के हैं। तो मोशन आप एक कह सकते हो जीरो मोशन जिसको हम रेस्ट कहते हैं, रेस्ट या फिर कह लो जीरो मोशन। और वही मोशन के जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन एंड तीसरा पार्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि ऑल द वे नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्रिडिक्टेबल नहीं है, एक समान नहीं है ना, तो आप उसमें प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो कि कब क्या होगा। लेकिन यूनिफॉर्म मोशंस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। इस यूनिफॉर्म मोशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था। एक था यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन एंड दूसरा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन जो होता है इसमें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है, या कह लो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, डेल्टा वी जीरो, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स कोई अप्लाई नहीं होगा बॉडी के ऊपर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यही चीज देखने को मिलेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन नहीं देखने को मिलेगा, फोर्स जीरो ऑफ कोर्स। जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, नॉट कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा एंड इसका मतलब ये कि फोर्स जीरो नहीं होगा, बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा। इन सब चीजों को पढ़ते हुए हमने इवन ग्राफ भी देखा था एंड ग्राफ में हमने अलग अलग सिनेरियोज के लिए ग्राफ बनाए थे। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए थे रेस्ट सिनेरियो के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो रेस्ट के लिए बनाया था हमने, तो हमने जाना था कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर ये टाइम है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो आपका ग्राफ बनेगा। मान लेते हैं कि ये टाइम एक्सिस होती एंड ये डिस्टेंस होता तो टाइम एक्सिस के पैरेलल बोला है हमें, टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा। वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी की केस में ये इंक्लाइंड लाइन बनती है। इंक्लाइंड लाइन कहीं से भी बन सकती है, किस तरह की भी बन सकती है, हो सकता है कि वो ओरिजिन से बने, हो सकता है वो कहीं बीच से बने एंड अलग अलग स्लोप्स आपको देखने को मिलते हैं।
और ध्यान में रखने वाली बात है कि टाइम एक्सिस से अगर आप स्लोप को देखो तो जितना ज्यादा स्लोप देखने को मिलेगा उतना ज्यादा आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगी। तो ये थी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने देखा था पैराबोलिक आपको ग्राफ देखने को मिला था। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ बाय डिफॉल्ट मैं y एक्सिस को डिस्टेंस ले रहा हूँ एंड x एक्सिस को टाइम ले रहा हूँ, टाइम एक्सिस ले रहा हूँ। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो रेस्ट के केस में तो कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रेस्ट का मतलब होता है जीरो वेलोसिटी, एंड जीरो वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जो टाइम एक्सिस है वो खुद। तो इस केस में टाइम एक्सिस ही आपको आपके रेस्ट के मोशन को डिपेक्ट कर रही होती है, बता रही होती है। वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में कहें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। डेल्टा वी जीरो यानी पैरेलल लाइन बनेगी, टाइम के पैरेलल में आपको देखने को मिलेगा ग्राफ। तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइम एक्सिस आप एक्स को ले वाई को ले रहे हो एंड वेलोसिटी आप एक्स को ले रहे हो। तो मैंने ऑलरेडी बोला है टाइम के पैरेलल में देखने को मिलेगी। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल में अगर आपको देखने को मिलेगी तो फिर इस केस में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करिए एंड इस केस में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखें तो भाई एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज आना, एंड वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब है कि हो सकता है कि पहले वेलोसिटी कुछ ये रही होगी एंड धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज हो रही है। देख रहे हो अलग अलग टाइम पे आपको वेलोसिटी अलग अलग देखने को मिल रहा है। भाई प्लीज वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही डीसेलरेशन के लिए हमने देखा था ग्राफ, तो डीसेलरेशन में आपको नेगेटिव फॉल होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसका मतलब कि पहले वेलोसिटी ये थी, बाद में ये हो गई, बाद में ये हो गई, अलग अलग टाइम पे आपको वेलोसिटी अलग अलग देखने को मिल रही है। आप देख रहे हो वेलोसिटी कम होती हुई जा रही है, वेलोसिटी की वैल्यू कम होती हुई दिखाई दे रही होगी। एंड क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू कम होती हुई दिखाई दे रही है यानी ये है डीसेलरेशन। तो ये ग्राफ हमने देखा था, इसके लिए सेपरेट वीडियो भी है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ये एक समरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप एक बार उस पूरे वीडियो को देखो ध्यान से, तो फिर आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। और फिर फाइनली हमने इसमें तीन इक्वेशंस पढ़े थे, और वो तीन इक्वेशंस कौन कौन से थे? एक था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। और इसमें बहुत प्यारी सी चीज जाना था हमने कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हम एक सिनेरियो ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन विदाउट बैक ट्रैकिंग। और इस केस में होता गया है सर, ऐसे केसेस में होता गया है कि हमारा डिस्टेंस बराबर रहता है डिस्प्लेसमेंट के, स्पीड बराबर हो जाता है वेलोसिटी के। तो ऐसे केसेस की ये विशेषता होती है, और ऐसे केसेस में ही हमने ये इक्वेशंस को अप्लाई करके देखा था। ये इक्वेशंस वैलिडेट हर जगह हो जाएंगे, बट ध्यान रखने वाली बात है कि हमने इन केसेस के लिए ही पढ़ा था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है, और पोजीशन में चेंज है। उसके बाद हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, और इसके अंदर हमने तीन लॉज को स्टडी करा, और वो तीन लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ एंड न्यूटन का थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ बेसिक तौर पे अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट लॉ फोर्स की डेफिनेशन बताती है एंड इनर्शिया के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जबकि सेकंड लॉ आपको फोर्स को कैलकुलेट करना सिखाता है कि किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एंड थर्ड लॉ दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगाती हैं तो क्या कहानी होती है उस चीज को समझाता है वो, जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। उसके बाद थर्ड लॉ से ही एक लॉ और डिराइव हुआ था जो कि था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये चीजें हमने अभी तक पढ़ ली है, और कुल मिलाकर हमने ये सारी की सारी चीजें देख ली एक बारी। दोबारा फोर्स लगेगा, फोर्स की कैलकुलेशन में हमने देखा था कि फोर्स जो होता है वो m इंटू ए के बराबर होता है।
तो जब भी फोर्स लगेगा तो बॉडी को एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होगा. देयर मस्ट बी सम चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा. और इन सब चीजों को पढ़ते हुए हमने पूरे चैप्टर को, दोनों चैप्टर्स को स्टडी कर लिया है. हमने चैप्टर मोशन भी पढ़ लिया है, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी कर लिया है. तो प्लीज चीजों को रिवाइज करो. अगर डाउट्स हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में इवन आप पूछ भी सकते हो. हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपकी हर डाउट्स क्लियर है. ओके, एंड तब तक के लिए थैंक यू.